नमस्कार। मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस चैप्टर की जिसके आधार पर हमारा आज का वर्तमान समय में इतिहास लिखा गया है। फिर वो चाहे प्राचीन इतिहास हो, वो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो और फिर चाहे हमारा आधुनिक इतिहास हो। वह इतिहास चलता है किसी न किसी सोर्सेस पे। उस इतिहास के प्रमाणीकरण के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आज हम उसी की बात करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है इतिहास के स्रोत, यानी द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास को हम लोग जानते कैसे हैं? इतिहास जो लिखा गया है वह प्रमाणिक है या नहीं है? क्या पता उसमें फेक चीजें लिखी गई हों। तो उनके सोर्सेस क्या हैं? तो ध्यान रखें, हमारे पास सोर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला और दो, मतलब दो प्रकार के। पहला होता है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और दूसरे होते हैं हमारे पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दोनों दो, मतलब दो ही प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास होते चार प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको अब इस प्रकार से बोल रहा हूँ। हाँ, आज के जमाने में अगर बात करेंगे तो एक थर्ड टाइप का सोर्सेस हो सकता है। वो कौन सा होगा? वो होगा आपका डिजिटल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में जो भी है आपका, मतलब व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आजकल जो एक्स के नाम से चलता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि आखिर पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। जैसे कि चलो बात करते हैं हम लोग, कुछ खास प्रकार के होते हैं, हालांकि कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, भवन एवं स्मारक। बात करेंगे ये कौन कौन किस किस की बात हो रही है। चित्रकला यानी आर्ट, आर्ट भी हो सकती है। क्वाइंस मतलब किसकी बात हो रही है? सिक्के भी तो हो सकते हैं भाई। मोहरे ये भी हो सकती हैं। चलो अब इनको बात करते हैं हम लोग एक एक करके, वन बाई वन इनको समझते हैं। अभिलेख, अभिलेख होता क्या है? दरअसल अभिलेख जो होते हैं वह किसी दीवार पर, किसी पत्थर पर या किसी अन्य तगड़ी, या हम यूं कहेंगे कि कठोर धातु पर या किसी कठोर वस्तु पर लिखे जाते हैं, जिनको कहते हैं उत्कीर्ण करना। ध्यान रखें, सबसे पहला जो अभिलेख माना जाता है वो मिलता है बोगजकोई में। बोगजकोई कहाँ है? बोगजकोई अपना पड़ता है ईरान यानी मध्य एशिया में। वो सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। और अशोक के अभिलेख कई भाषाओं में मिलते हैं, जैसे कि यूनानी, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी इत्यादि प्रकार की। अगर हम बात करें, देखो जैसे अगर हम अशोक के अभिलेख, अगर हम बात करें प्राचीन अभिलेख की, तो किसके हैं? अशोक के हैं, जो कितने ईसा पूर्व है? लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। और कौन कौन सी भाषाओं में है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी इत्यादि भाषाओं में है। और कई जगहों से प्राप्त भी हुए, जैसे मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम। इन जगहों से जो अशोक के अभिलेख हैं वो बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। हालांकि मनसेहरा से भी प्राप्त हुए हैं, सहवाजगढ़ी से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो मैंने ये चार जगह बताई इससे बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये अशोक के जो अभिलेख हैं, इसके अलावा हमारे पास जो कई और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और अभिलेखों में वहां के शासन, प्रशासन, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के जो बड़े बड़े अभिलेख मिलते हैं, 13-14 अभिलेख, उनमें पहले कहा गया कि पशु बलि की निंदा की गई है,
जीवों पर दया करो इसकी बात की गई है, धम्म की परिभाषा की बात की गई है। ये सब हमें दर्शाते हैं कि किस प्रकार का जीवन उस समय चला करता होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसके अलावा मंदसौर अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है ना, बंसखेड़ा का अभिलेख है। ये सब अभिलेख हमको बताते हैं कि उस समय के राजा कैसे थे, क्या करते थे। हालांकि ये जो अभिलेख हैं वहां के राजा ही मतलब उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक, तो इसके अलावा हम बात करते हैं भवन की। भवन में भी देखिए, अशोक का जो भवन है कहा जाता है कि वह किसी देवता द्वारा निर्मित है, ऐसा माना जाता है। भवन भी बहुत कुछ बताते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ मंदिर बनाए गए हैं, कुछ मथुरा शैली में है, कुछ बेसर शैली में आते हैं, जैसे सॉरी नागर शैली और बेसर शैली में आते हैं, द्रविड़ शैली में आते हैं। ये मंदिर बताते हैं कि किस प्रकार की शैलियों के द्वारा बनाए जाते थे। नागर शैली और बेसर द्रविड़ शैली को मिला करके बेसर शैली बनती थी, वो मिक्स होती थी किस प्रकार, उससे मंदिरों का निर्माण होता था। राजराजशेखर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उससे हम मालूम चलती कि उस समय के मंदिर कितने ज्यादा महत्ता रखते थे। उस समय के मंदिर मंदिर ना होकर के एक प्रकार से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। ये सब हमें कौन बताते हैं? यहीं के भवन और स्मारक कैसी ईंटें बना करती थी। अब अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता में हमको बक्राकार ईंटें भी मिली है। तो बक्राकार ईंटें मतलब उससे जाहिर सी बात है कि क्या बनाया जाता होगा, इस प्रकार की शायद ईंटें हुआ करती थी। तो ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होती है। चित्रकला के द्वारा हम मालूम करते हैं कि उस समय का धार्मिक जीवन या उस समय की जो लोगों की अंदर उन्नति थी वो कैसी रही होगी। अजंता की चित्रकलाएं देखिए आप, भीमबेटका की चित्रकला देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व की चित्रकला आप देखिए। यानी बुद्ध के बारे में लोग कितने ज्यादा परिचित हुआ करते थे, उनको कितना मानते थे। मरणासन राजकुमारी का चित्र जो हमको दिखाई देता है उसके बारे में देखिए, एक सुसु और माँ का एक चित्र बना हुआ है, उसके बारे में हम एरन की गुफाओं में देखते हैं, एलोरा की गुफाओं में देखते हैं किस किस प्रकार के चित्र बने हैं। जो हमारी 16, 17 और 18 जो गुफा नंबर है उसमें भी हमको बहुत सारे चित्रों के बारे में मालूम चलता है। इससे मालूम चलता है कि उस समय के लोग कैसे कैसे रहा करते होंगे, और उसी के आधार पर हमने इतिहास का निर्माण किया है। सिक्के सिक्के हमको सबसे ज्यादा बताते हैं कि उस समय का आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। और आर्थिक जीवन तो तब चलेगा ना जब वहां पर व्यापार होगा। तो व्यापार से हमको मालूम चलता है कि उस समय की उन्नति कैसी रही होगी, कितना समृद्धशाली राज्य रहा होगा, राजा कैसे कार्य करते होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि मौर्य और मौर्योत्तर काल की, तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, सर्वाधिक सिक्के बनाए गए थे। लेकिन क्या है कि सीसा, पोटीन, कांसा इत्यादि चीजें हुआ करते थे। तो सबसे पहले अगर हम कॉइन्स की बात करें तो 200 ईसा पूर्व, 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक हमको सिक्कों के द्वारा ही सटीक इतिहास मिल जाता है। देखो गुप्तों ने बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए, कुषाणों ने सिक्के जारी किए। जैसे इल्तुतमिश ने तांबे का सिक्का जारी किया था, क्या नाम उसका, जीतल नाम था। इस प्रकार से हमको मालूम चलता है कि उस समय का व्यापार किस पर आधारित था, सिक्कों पर आधारित था या किसी और मुद्रा पर आधारित था। अगर हम सबसे पहले सिक्के की बात करेंगे तो सबसे पहले सिक्के चला करते थे आहत सिक्के, आहत सिक्का। और आहत सिक्कों का कहा जाता था पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क कैसे? क्योंकि इसमें कुछ जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं की, इनके ठप्पा मारकर इनकी मोहरें बनाई जाती थी, इसलिए इनको पंचमार्क कहा गया। आहत सिक्का, दमड़ी, कौड़ी, टंका, जीतल, रुपया, ये सबका इतिहास बड़ा लंबा रहा है। धीरे धीरे करके हम समझेंगे कि इसका इतिहास कैसा रहा होगा फिलहाल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की, तो सोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा मोहरें, मोहरें जो है बड़ी
मात्रा में योगदान देती थी। सबसे वैसे जो इनका सबसे पहला काम था वो तो यही था कि मोहरें बताती थी कि ये राजदूत किस जगह से आया है। उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान हुआ करती थी। इसके अलावा मोहरें आदान प्रदान का भी काम किया करती थी, वस्तु विनिमय का भी काम किया करती थी। वस्तु विनिमय का कम, लेकिन मोहर उसका काम ज्यादा किया करती थी कि ये किस चीज की पहचान है। व्यापार में किसी की मोहर लगा के भेज देना, भैया ये अमुक राजा की चीज है। इस प्रकार से ये काम करते थे। ठीक, तो हमारे पुरातात्विक स्रोतों में तो इतनी सी कहानी रही, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। और साहित्यिक स्रोतों में हम जहां जाने वाले हैं वो हमारे दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है देसी साहित्य, और दूसरे होते हैं विदेशी साहित्य। देसी साहित्य हम उनको कह देंगे जैसे कि हमारा इंडियन लिटरेचर, और ये हमारा हो गया फॉरेन लिटरेचर। विदेशी साहित्य, देसी साहित्य हम लोग पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, विदेशी साहित्य हम पढ़ेंगे जो बाहर से, जो विदेशों से जो राजदूत, जो लेखक आए जिन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा, या जो नहीं भी आए उन्होंने फिर भी भारत के बारे में लिख दिया, उनको हम लोग विदेशी साहित्य हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देसी साहित्य की। देसी साहित्य में क्या आता है, कुछ आते हैं धार्मिक ग्रंथ। कौन से हो गए, धार्मिक साहित्य। कुछ हो जाते हैं लौकिक साहित्य। क्या क्या होते हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। लौकिक ग्रंथ भी होते हैं, ये कौन से होते हैं इनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग विदेशी साहित्य की। ठीक, तो धार्मिक साहित्य में कुछ जो साहित्य होते हैं उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो भारत के ब्राह्मणों द्वारा रचे गए थे। जैसे कि सबसे पहले किसका नाम आता है, वो नाम आता है वेद का। वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है वो है हमारा ऋग्वेद। इसके अलावा तीन वेद और हमारे, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद से ही हमारे जो सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब 7 स्वरों की रचना की गई है, वो सामवेद से ही आती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का एक उपनिषद जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। उस उपनिषद से ही एक सत्यमेव जयते नामक हमारा भारतीय चिन्ह, एक मतलब चिन्ह नहीं कह सकते, वाक्य लिया गया है। तो हमारे जो वेद हैं वो कितने हो गए, 4। ये 4 वेद काफी प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें से ऋग्वेद प्रामाणिक है। सन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की कहानी हमको किससे प्राप्त होती है, ऋग्वेद से। 10,580 ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं, जिनमें से तीसरा मंडल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है। इसके अलावा हमारे वेदांग, वेदांग हमारे 6 माने जाते हैं। इससे क्या होता है कि वेदांगों से वेदों को समझने में आसानी होती है। जैसे कि शिक्षा, चलो मैं 1-2 लिख दे रहा हूं, शिक्षा, कल्प, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये हमारे वेदांग है। इनकी रचना की गई है वेदों को सही से समझने के लिए। हमारे उपनिषद भी आते हैं। उपनिषद, उपनिषदों की भी रचना इसलिए की गई है क्योंकि इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। हालांकि कई सारे उपनिषद ऐसे हैं जो वेदों की आलोचना करते हैं। तो
उसके बाद में फिर आते हैं हमारे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जो अलग से लिखे गए हैं, किसके लिए, जो वेदों की अलग से टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं। वो किससे संबंधित है, हमारे वेदों से संबंधित है। ठीक है, आरण्यक लिखे गए हैं, ये भी हमें उस समय के काल की जानकारी प्रदान करते हैं। ध्यान रखें, ये साहित्यिक है, इनमें बाकायदा लिखा गया है। फिर हमारे पुराण भी लिखे गए हैं। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 18। ऐसा माना जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वो पुराणों से बिल्कुल सटीक आता है। पुराणों में सटीक रूप से लिखा गया उस समय के राजा की कहानी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है। कई सारे राजाओं, सैकड़ों राजाओं की कहानियां हैं इन 18 के 18 पुराणों में। लोमहर्ष का नाम आता है इसमें कि लोमहर्ष ने इसकी रचना की थी और उनके पिताजी ने। ठीक, इसके अलावा महाकाव्य भारत में 2 माने जाते हैं, एक रामचरितमानस यानी रामायण और दूसरा महाभारत। जिसे महाभारत को सतसहिस्त्री संहिता कहा जाता है, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। और रामचरितमानस को चतुर्विंशी संहिता कहा जाता है क्योंकि उसमें 24,000 श्लोक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। ठीक, तो ऐसे करके कई सारे चीजें हमारे पास उपलब्ध हो जाती हैं। उपवेद भी है कुछ। तो ये सब कौन से माने जाते हैं, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों के अलावा भी ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ भी होते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में कौन कौन आते हैं, चलो मैं लौकिक ग्रंथ की बात बाद में करता हूं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बौद्ध साहित्य का, और दूसरा आता है हमारे लिए जैन साहित्य का। बौद्ध साहित्य में हमारे पास कुछ प्रमुख पिटक आ जाते हैं जिन्हें हम लोग त्रिपिटक भी कह सकते हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक इत्यादि। फिर जातक कथाएं भी आती हैं, कई सारी चीजें बौद्ध साहित्य में आती हैं। दीप वंश आता है, महावंश आता है। विनय पिटक भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। पिटकों का सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। चलो मैं लिख देता हूं। ये कैसे ग्रंथ है, ये ब्राह्मणों से हटके हैं, इनका ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। यहां जैन ग्रंथों में भी यही बात आती है। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र जैन साहित्य में आ जाती है। ये जैन साहित्य जो है ये अलौकिक में भी आ जाते हैं। क्यों जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आ जाते हैं, क्योंकि इनमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। ये ईश्वर से हटकर है, धार्मिकता से थोड़ी सी हटकर है, लेकिन है कुछ हद तक धार्मिक ही, इसलिए हम इनको लौकिक ग्रंथ नहीं कह पाते हैं, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ कह दिया हमने इनको अलग से। चलिए अब मैं बात किसकी करता हूं, लौकिक ग्रंथों की। इनको मैं मिटाता हूं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम लोग लौकिक ग्रंथों की। अब लौकिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, जो हर प्रकार की ईश्वरवादिता से हटकर हो और समाज पर आधारित हो। वहां का चाहे राजनीतिक समाज हो, धार्मिक समाज हो, चाहे मतलब किसी प्रकार का सामाजिक जीवन से संबंधित हो, चाहे आर्थिक जीवन से संबंधित हो। जैसे कि सबसे बेस्ट ग्रंथ के रूप में आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, और इस रचना में मौर्य वंश के समय की कहानी कही गई है। वहां के राजनीतिक जीवन पर भरपूर प्रकाश पड़ा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा गया है, जिनको कौटिल्य भी कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा पतंजलि का भी बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने महाभाष्य लिखी,
फिर कल्हड़ की राजतरंगिणी भी आती है। राजतरंगिणी किसकी है ये पढ़ जाती है कल्हड़ की। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी है पाणिनि की। मतलब ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो उस समय के जीवन के बारे में बताते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, उनकी भी, हालांकि उनके तो उस पर भी आधारित है, मतलब धार्मिकता पर भी आधारित है। रामचरितमानस उन्होंने लिखा है वो धार्मिकता पर भी है। लेकिन कालिदास की जो कुछ रचनाएं हैं वो ठीक ठाक है, जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक, इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर इनकी हम समाप्त करते हैं। इनको हमने कहा है लौकिक ग्रंथ, मतलब जिनका ईश्वर से कोई मतलब या कोई लेना देना ना हो। अब हम लोग बात करते हैं, वैसे ग्रंथ बहुत सारे, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि ये उस समय के इतिहास की जानकारी हमको प्रदान करते हैं। विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य में क्या होता है कि हमारे यूनान के लेखक काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। यूनान के लेखक में टेसियस का नाम काफी प्रसिद्ध है। हालांकि उसकी जो कहानियां हैं वो काफी कल्पित हैं, इसलिए उसके इतिहास पर लोग भरोसा नहीं करते। लेकिन जो सबसे बेस्ट नाम आता है वो आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से प्रदान करता है। इसकी एक पुस्तक है, इसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इसने भारत और फारस के संबंध में बहुत, मतलब सटीक जानकारी प्रदान की है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये भारत में कभी आया नहीं, लेकिन फिर भी इसने इतिहास के बारे में अच्छी जानकारियां प्रदान की है। कुछ जैसे नाम आते हैं मेगास्थनीज। ये सिकंदर के आक्रमण के पश्चात आया था। इससे पहले जो आए थे उनका नाम था नियारकस। ये सिकंदर के साथ में आए थे, नियारकस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस। ये जो थे ये सिकंदर के साथ में आए थे। सिकंदर के जो बाद आए थे वो मेगास्थनीज था, डायमेकस था, डायोनिसस, ये भी आया था, लेकिन ये सिकंदर के आक्रमण के पश्चात। ये जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस, पता होना चाहिए आपको कि सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तथा 500 हाथी दिए, और फिर उसकी जो बेटी थी हेलेना, उसके साथ उसने विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपना उसके 3-4 जगहों पर कब्जा कर लेता है, उसके जो क्षेत्र थे 4 जगहों पर, उसको वापस 500 हाथी देकर वापस भेज देता है। प्लिनी का भी नाम आता है इसमें। इसने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है, नेचुरल हिस्ट्री, काफी प्रसिद्ध है। जीव जंतुओं के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्रदान होती है इससे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे चीनी लेखकों की। चीनी लेखक में 3-4 लेखक हैं काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, देखो, फाहियान की, हेनसांग की, हेनसांग 5वीं शताब्दी में भारत आया था। फाहियान, फाहियान की भी बात करेंगे, ये भी आया था। एक इत्सिंग भी नाम आता है, सुना होगा आपने। इत्सिंग ने भी भारत की यात्रा की थी और
भारत के बारे में काफी कुछ उन्होंने लिख छोड़ा है। अरबी कुछ लेखक भी आए हैं, अरबी लेखक, और अरबी लेखकों में जो अलबरूनी है उसका नाम काफी प्रसिद्ध है, अलबरूनी। इसके अलावा सुलेमान काफी फेमस माना जाता है। इब्न बतूता का भी नाम आता है। ये तो दिल्ली का काजी भी रहा था, उसके बाद में इसको चीन भेज दिया गया। इन सबसे हमें, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इन सबसे हमें इतिहास के लिखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, मदद मिलती है। और इतिहास जानना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ये बहुत ही विशाल चीज होती है, बहुत ही विशाल सब्जेक्ट होता है। तो समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हालांकि अगर हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करें तो उसको आसानी से समझ पाते हैं। खैर, मैं आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।